राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी, आप लोगों का 4th सेमेस्टर है, ये MGC का है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन आपको पढ़ना है एक पेपर के रूप में। तो आप लोगों का डिमांड था कि आप मैम जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं, जैसे आइडियलिज्म है, आपका रियलिज्म है, न्यू रियलिज्म है, या फिर लिबरलिज्म है, या न्यू लिबरलिज्म है, इनकी कंपैरेटिव स्टडी, मतलब एक तरीके से अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो उसी के बिहाफ पे मैंने ये क्लास 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगी। और एक और भी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं पहले इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे रियलिज्म और न्यू रियलिज्म, ऑलरेडी मैंने उस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप जो यूट्यूब पे हमारे वीडियो पड़े हैं उसमें आप देख सकते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगी कि आइडियलिज्म, जो इंटरनेशनल रिलेशन थियरी का आइडियलिज्म यानी आदर्शवादी सिद्धांत है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस तरीके से डिफाइन करता है। फिर 1 बाय 1 मैं बताऊंगी कि क्लासिकल रियलिज्म से कैसे डिफरेंस है, या स्ट्रक्चरल रियलिज्म से कैसे डिफरेंट है, या फिर लिबरलिज्म या फिर न्यू लिबरलिज्म से कैसे अंतर है या जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी आइडियलिज्म। अब दिमाग में जब आइडियलिज्म की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि आइडियलिज्म है क्या। तो आइडियलिज्म जैसे शब्द से आप पकड़ने की कोशिश करिए, आइडियलिज्म मतलब होता है कि आदर्श, यानी आइडिया, यानी विचार, यानी जो चीज़ें होनी चाहिए, हम जिसके बारे में एक सोच सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे ये पेन है, तो पेन के बारे में हम सोचते हैं कि पेन का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो आइडियलिज्म एक आइडिया है जो ये सोचता है कि विश्व व्यवस्था किस प्रकार से होना चाहिए। क्या विश्व व्यवस्था की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं चल रही हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत युद्ध है या शांति है या विकास है, तो वो किस किस प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। क्योंकि आइडियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आइडियलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो रियलिस्ट थियरी से डिफरेंस है। कारण, क्योंकि आइडिया यानी आदर्श की बात करता है, क्या होना चाहिए की बात करता है। ऐसा नहीं कि जो चीजें एग्जिस्ट हैं वो पूर्ण रूप से उसी पे फोकस करता है। आगे चलकर इसकी क्रिटिसिज्म भी इस आधार पे होती है कि जरूरी नहीं कि अगर हम हमेशा विश्व शांति की कल्पना करें वर्ल्ड व्यवस्था में, तो विश्व शांति ही विश्व व्यवस्था में कायम रहे। जब आइडियलिज्म की हम बात करते हैं तो उसके थिंकर्स, थ्योरिस्ट कौन कौन से इसके अंतर्गत विचारक आते हैं। तो जैसा इसकी उत्पत्ति की अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझाना चाहेंगे कि आदर्शवादी जो सिद्धांत था मूल रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखने को मिलता है। कारण, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण पूरा विश्व जो था, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एनार्किज्म एस्टेब्लिश हो चुका था। तो जो विचारक थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, वो सोचे कि अगर विश्व व्यवस्था की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो हम शांति और विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो क्या वैसे किन कारणों का हम पता लगाएं, या कौन से ऐसे सिचुएशन को एस्टेब्लिश करें जिसमें विश्व में शांति और विकास, सहयोग को कायम किया जा सके। तो आप लोगों ने राष्ट्र संघ का नाम जो सुना होगा, अभी आप संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी इसी मंशा से की गई थी कि जो विश्व में अगर किसी भी तरह की अगर समस्याएं मौजूद भी होती हैं तो उन समस्याओं का समाधान हम कैसे करें। तो समस्या का समाधान हम निगोशिएशन के माध्यम से करें, एक दूसरे से इंटरैक्ट करके करें, कोऑपरेशन से करें, पीस के माध्यम से करें, और साथ ही साथ जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो भी वर्ल्ड इश्यूज है, ग्लोबल इश्यूज है, उस इश्यूज पे एक जगह बात करें और उसका क्या है पॉजिटिव परिणाम लेके आए। तो इसी मंशा से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। लेकिन राष्ट्र संघ जब द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया तो ये समस्या, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आया कि क्या वास्तव में आइडियलिज्म जो विचार देता है, आइडियलिज्म की जो मान्यताएं हैं, जो उसके आधार या सिद्धांत है, क्या वर्ल्ड व्यवस्था के अंतर्गत एग्जिस्ट करते हैं। तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा। तो ये है इसका जो आइडियलिज्म का बेसिक डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आदर्शवादी सिद्धांत की व्याख्या करें, या उसके मान्यताओं के बारे में बताएं, या फिर उसके आधार क्या हैं, या की पॉइंट्स क्या हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था के अंतर्गत जो आदर्शवादी सिद्धांत है वो किस तरह के विश्व व्यवस्था की कल्पना करता है, क्या आज के परिवेश या समकालीन परिदृश्य में
प्रासंगिक है या नहीं, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि आइडियलिज्म से जुड़े कौन कौन से विचारक हैं या उनकी पुस्तकों के नाम। तो मैं 1 by 1 इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगी। आप लोग ऑफलाइन जब विजिट करेंगे तो जो भी कंफ्यूजन होगा मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। अब इसके की थ्योरिस्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें नाम क्या है? इमैनुअल कांट। 1 मिनट। इमैनुअल कांट, यानी अगर पूछेगा कि आदर्शवादी विचारक कौन है, इमैनुअल कांट है। रूसो का भी नाम आता है, वुड्रो विल्सन का नाम आता है, नॉर्मन एंजल का नाम आता है, अल्फ्रेड जिमर्ट का नाम आता है। ये इसके की थ्योरिस्ट है जो ये बताते हैं कि अगर विश्व व्यवस्था के अंतर्गत अराजकता या युद्ध या संघर्ष जैसी स्थिति मौजूद होती है तो उस समस्या को हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकें, इसके बारे में वो बातचीत करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इमैनुअल कांट कौन है? ये आदर्शवादी विचारक है। इनकी पुस्तक का नाम है परपीचुअल पीस, यानी सतत शांति। सतत शांति उनकी पुस्तक है जिसमें ये बताते हैं कि विश्व व्यवस्था के अंतर्गत गणतंत्रवाद, यानी गणतंत्रवाद की बात करते हैं। गणतंत्रवाद का मतलब होता है कि वह व्यवस्था जिसमें किसी भी समस्या का समाधान हम सहयोग से, शांति से या विकास के माध्यम से या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के थ्रू रिजॉल्व करने या रिड्यूस करने का हम प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्र राज्यों का संघ होना चाहिए। संघ यानी संगठन होना चाहिए जिसके माध्यम से हम एक जगह इकट्ठे होकर वैश्विक लेवल पे जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो भी मुद्दे हैं, उसका हम समाधान कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात क्या है कि अगर हम कोई भी समस्या वर्ल्ड व्यवस्था में उत्पन्न होती है तो उस समस्या का समाधान क्या है? इंटरनेशनल नॉर्म्स के माध्यम से, उस इंटरनेशनल वैल्यूज के माध्यम से उसको हम रिड्यूस करने का प्रयास करें या फिर पूरी तरीके से खत्म करने का हम प्रयास करें। इसी तरह स्वतंत्र राज्यों का संघ की एक ऐसा मतलब जो ऐसे राष्ट्रों का संघ होना चाहिए जहां पे प्रत्येक राष्ट्र, यानी कोई राष्ट्र ये ना हो कि ये पावरफुल है, ये पावरफुल नहीं है, क्योंकि विश्व व्यवस्था में प्रत्येक राष्ट्रों का अपना अस्तित्व होता है, उनका व्यवहार होता है। इसलिए हम किसी भी राष्ट्र की शक्तियों को डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनका मानना है कि स्वतंत्र राज्यों का संघ अगर होगा तो वैश्विक व्यवस्था में कलेक्टिव सिक्योरिटी जैसी जो सिद्धांत है उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है व्यवहार रूप में। दूसरे उसके विचारक आते हैं वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जो थे, इनकी आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देना चाहती हूँ कि 14 सूत्री मांगों की बात करते हैं जिसके आधार पे वो राष्ट्र संघ को एक तरीके से एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं। और जो उनके 14 सिद्धांत थे, उन्हीं सिद्धांत के माध्यम से वो बताते हैं कि वैश्विक लेवल पे जो भी समस्याएं होंगी उस समस्याओं का हम समाधान करेंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, जब आपने अगर मेरी रियलिज्म और न्यू रियलिज्म थियरी जो मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर वीडियो देखा होगा या आप किसी बुक से, टेक्स्ट बुक से पढ़े होंगे, तो हमने जिक्र किया है कि यथार्थवादी या जो स्ट्रक्चर जिनको नव यथार्थवादी या संरचनावादी, वो कहते हैं कि विश्व व्यवस्था कैसा होना चाहिए, कैसा है विश्व व्यवस्था ऐसा है जहाँ पे वॉर है की संभावनाएं हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, तो ये डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होती है। जबकि आइडियलिज्म इस बात का विरोध करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, वो डिनाई नहीं करता है कि वॉर नहीं है या कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति नहीं है या फिर डिस्प्यूट नहीं है। वो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, वहाँ पे संघर्ष मौजूद है, लेकिन कारण क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि हम इन संघर्षों का, इन विवादों का समाधान संघर्ष के माध्यम से करें। उनका मानना है कि अगर विवाद इंटरनेशनल सोसाइटी या वर्ल्ड व्यवस्था के अंतर्गत मौजूद है तो हम उसे कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? राष्ट्र जो है, डिफरेंट राष्ट्र है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंसी के माध्यम से कोऑपरेट करेंगे, या फिर नेगोशिएशन के माध्यम से, पीस के माध्यम से और डेवलपमेंट के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो उसी तरह वुड्रो विल्सन कहते हैं कि राष्ट्र, इन्होंने कहा कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश करके हम विश्व में शांति को स्थापित कर सकते हैं।
और एक तरीके से वो कहते हैं सेल्फ, इनकी दो तीन जो मैं कोट करना चाहती हूँ, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, यानी आत्मनिर्णय की बात करते हैं, स्वयं आत्मनिर्णय, ओपन डिप्लोमेसी की बात करते हैं और कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। ओपन डिप्लोमेसी का मतलब है कि अगर कोई भी राष्ट्र, अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टेररिज्म है, विश्व में आतंकवाद मौजूद है, या विश्व में पर्यावरणीय समस्याएं हैं, किसी भी समस्याओं का समाधान क्या हम अगर किसी भी कूटनीति के माध्यम से करते हैं या डिप्लोमेसी के माध्यम से करते हैं, तो हमारी जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए ओपन होनी चाहिए, यानी फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं एक तरीके से जैसा कि रियलिज्म थियरी ये बताता है कि सस्पिशियस की स्थिति है वर्ल्ड में, तो ये इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि जब ओपन डिप्लोमेसी होगी, एक राष्ट्र क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, उसकी गतिविधि के बारे में अगर हमें जानकारी होगी, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कम होगा और डिस्प्यूट भी इंटरनेशनल सोसाइटी में कम होगा। और दूसरी बात बताते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी की बताते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा का मतलब कि अगर विश्व में किसी भी तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो हम सभी मिलजुल कर उस समस्या का समाधान करेंगे। ये आइडियलिज्म ये बताता है। ये आगे आप पढ़ेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में, जो मैं बाद में भी डिस्कस करूंगी, आप अभी आपके टॉपिक में जब आएगा कि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या अब की विश्व व्यवस्था के अंतर्गत पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है या नहीं है, या कलेक्टिव सिक्योरिटी को हम पूर्ण रूप से क्यों इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, इसको मैं डिस्कशन बाद में करूंगी, क्योंकि आपका आज फोकस क्या है, आदर्शवाद पे है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि क्या है, वुड्रो विल्सन जो विचारक है वो क्या कहते हैं कि वैश्विक व्यवस्था में जो संघर्ष है, संघर्ष को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन के माध्यम से, ओपन डिप्लोमेसी के माध्यम से और कलेक्टिव सिक्योरिटी के माध्यम से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अल्फ्रेड जिरमन। ये कहते हैं कि विश्व व्यवस्था में, ये भी एक आदर्शवादी विचारक है, ये भी मानते हैं कि वैश्विक व्यवस्था में संघर्ष है, विवाद है और युद्ध भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो सहयोग यानी कोऑपरेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं संघर्ष को खत्म करने की ये बात करते हैं, यानी सहयोग कोऑपरेशन की बात करते हैं और वैश्विक समुदाय के विकास पर जोर देते हैं। ये कहते हैं कि अगर वैश्विक समुदाय जो है अगर अपने डेवलपमेंट की बात सोचेगा और सामूहिक डेवलपमेंट की बात अगर सोचेगा तो विश्व में सहयोग और शांति को ईजी से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसके अलावा डेविड मित्रानी है, ये पढ़ेंगे आप जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के थ्योरेटिकल पार्ट में, इन्होंने ये फंक्शनलिस्ट थियरी यानी कार्यात्मकतावाद की बात करते हैं और जिसमें ये कहते हैं कि कोऑपरेशन होना चाहिए, स्पेसिफिक टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एरियाज, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन और पीस। कहने का मतलब है कि जो डेविड मित्रानी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे वैश्विक व्यवस्था में जो अराजकता व्याप्त है, एनार्किज्म है, उस एनार्किज्म को हम कैसे कम कर सकते हैं। राष्ट्र अपने एक दूसरे के साथ सहयोग करके यानी कोऑपरेट करके और इकोनॉमिक एरियाज में यानी जो उनकी इंटरडिपेंडेंसी होगी, आर्थिक अंतरनिर्भरता के माध्यम से संघर्षों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जब आर्थिक अंतरनिर्भरता आएगी तो राजनीतिक इंटीग्रेशन का क्या मतलब, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का क्या मतलब, राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा राष्ट्र के अंतर्गत, वैश्विक लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे, तो पीस को हम स्थापित कर सकते हैं। यानी अल्टीमेटली जो गोल है आदर्शवाद का वो है कि शांति को, सतत शांति को कैसे विश्व व्यवस्था में हम स्थापित करें। नेक्स्ट है कि आदर्शवाद की, ये पूरा मिला के मैंने समझा दिया थिंकरों के माध्यम से, फिर भी इसको आप कंफ्यूज करते हैं क्योंकि अभी आप ग्रेजुएशन के हैं तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी क्लियर होंगी। तो इसमें है एजम्पशंस ऑफ आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद की मान्यताएं क्या है, यानी किस बेसिस पे और किन मान्यताओं के आधार पे आदर्शवादी सिद्धांत जो है वैश्विक व्यवस्था को समझाने का प्रयास करता है। पहला क्या है, ह्यूमन नेचर इज फंडामेंटली गुड एंड रैशनल। वो कहते हैं कि जो मनुष्य का स्वभाव होता है, बेसिक जो मौलिक उसका स्वभाव होता है वो स्वभाव से अच्छा होता है। हमने चर्चा किया था, जैसे आप अगर रूसो, वेस्टर्न थिंकर रूसो के बारे
बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो रूसो कहता है ना कि मनुष्य जो है जन्म के समय शिशु की तरह रहता है। यानी जैसे जैसे सभ्यता डेवलप होता जाता है, जैसे जैसे उसके मन में ज्ञान उत्पन्न होता जाएगा और उसे ये एहसास होगा कि ये चीज़ आपकी है या ये चीज़ अब मेरी है, तो कहीं ना कहीं हितों में या एक तरीके से सोच में टकराव होता है, और यही टकराव जो होता है वह किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनता है या किसी डिस्प्यूट की वजह बनता है या अल्टीमेटली वॉर की वजह बनता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन नेचर का जो बेसिक नेचर होता है वो गुड होता है, वो रेशनल है, यानी वो विवेकशील है, वो सही गलत की चीज़ों को सोच सकता है, और इसी के बेसिस पे वो इंटरनेशनल सोसाइटी को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। जबकि आप लोगों ने ये समझा होगा कि जब मैं यथार्थवाद पढ़ा रही थी, क्लासिकल रियलिज्म या न्यू रियलिज्म में पढ़ा रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फिश होता है। वो सिर्फ अपने जैसे क्लासिकल रियलिज्म क्या कहते हैं कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बातें ज़्यादा सोचता है। यही कारण है कि राष्ट्र क्या है कि अपने राष्ट्रीय हितों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, इसलिए पावर को गेन करना चाहता है। जबकि ये मानते हैं कि नहीं, ह्यूमन नेचर में अच्छाई होती है, इसलिए अल्टीमेटली जो विवेकशील प्राणी होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा शांति को स्थापित करने की तरफ अग्रसर होता है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि स्टेट आर नॉट द ओनली इम्पोर्टेंस एक्टर। मतलब कहने का मतलब कि राज्य जो है केवल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य ही प्रमुख कर्ता नहीं है, राज्य के अलावा ये गैर राज्यीय कर्ताओं की भूमिका पे भी प्रकाश डालते हैं। अब आपके मन में ये होगा कि ये गैर राज्यीय कर्ता क्या है। मैं बहुत सामान्य भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नॉन स्टेट एक्टर का क्या मतलब, कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, MNCs हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल होता है इंटरनेशनल लेवल पे सोसाइटी को जनरेट करने में, उसको एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों में उनका रोल होता है। जैसे रियलिज्म क्या कहता है कि स्टेट सेंट्रिक थॉट की बात करते हैं, मतलब कि राज्य ही प्रमुख करता है, जबकि ये डिनाई करते हैं कि केवल राज्य ही प्रमुख नहीं है, राज्य के साथ साथ गैर राज्यीय कर्ताओं की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट ये बताते हैं कि वॉर इज नॉट इनएविटेबल, यानी कहने का मतलब कि युद्ध जो है अपरिहार्य नहीं है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जरूरी नहीं है कि केवल संघर्ष या वॉर की स्थिति मौजूद हो। अगर युद्ध है तो युद्ध को सहयोग के माध्यम से या फिर डेवलपमेंट के माध्यम से, पीस के माध्यम से रिजॉल्व करने का या सॉल्व करने का प्रयास किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन आर की टू पीस, यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है और अंतर्राष्ट्रीय जो डिफरेंट संगठन है, जैसे आपका संगठन में मैंने राष्ट्र संघ की चर्चा की, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, तमाम ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहीं ना कहीं इनका गोल होता है अल्टीमेटली कि वर्ल्ड में किस तरीके से हम पीस को एस्टेब्लिश करें, यानी शांति स्थापना को कैसे सतत बनाया रखा जा सके। आदर्शवाद इस बात पे जोर देता है। होपफुली मुझे लगता है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश की हूँ और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स फॉस्टर पीस। कहने का मतलब कि अगर व्यवस्था जो लोकतांत्रिक होगी, और डेमोक्रेसी का मतलब मैंने बताया ही था कि वे ऑफ लाइफ, यानी जीवन जीने की जो पद्धति है जिसमें हमारे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय की बात करते हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन अगर होगी जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है कि मनुष्य के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, एज उनकी जो गरिमामय पूर्ण आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं पीस को एस्टेब्लिश करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रमोट कोऑपरेशन, इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। यानी अल्टीमेटली जो आदर्शवाद है, कहीं ना कहीं उनका पूरी तरीके से जो फोकस बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे सहयोग को प्रमोट किया जाए, कैसे कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए, इनका जो फोकस पॉइंट है यही है। और नेक्स्ट है आपका सिमिलर पॉइंट्स ही हैं जो मैंने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल की पॉइंट्स ऑफ आइडियलिस्ट थियरी ऑफ IR, जैसे क्या है, एम्फेसाइज ऑन द मोरालिटी एंड एथिक्स, यानी कि ये मूल्यों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं
कि कहीं भी अगर विश्व में अराजकता मौजूद है या संघर्ष की स्थिति है तो एक राष्ट्र को वॉर के माध्यम से रिजॉल्व नहीं करना चाहिए। नैतिकता की, यानी कि अगर हम जिस चीज़ को हम सहन नहीं कर सकते वो अन्य कंट्रियों पे भी वो चीज़ें हम लागू नहीं कर सकते। इसलिए वो कहते हैं कि मूल्यों की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं। और मैंने बताया कि ह्यूमन नेचर को क्या है, विवेकशील प्राणी मानते हैं और ये ह्यूमन नेचर के अच्छाइयों के आधार पे ही वर्ल्ड को एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून को महत्व देते हैं। वो बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की अगर स्थापना पूर्ण रूप से हो गई तो विश्व व्यवस्था में संघर्ष की स्थिति को कम किया जा सकता है। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशन, मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, डिफरेंट जो संस्थाएं हैं वर्ल्ड व्यवस्था में हैं वो कहीं ना कहीं संस्थाओं की भूमिका को और भी मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं कि अगर इन संस्थाओं की भूमिका बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं राष्ट्रों के बीच में सहयोग की स्थापना होगी और सहयोग बनेगा। और सहयोग कैसे स्टैब्लिश होगा? कलेक्टिव सिक्योरिटी के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। जैसे कि आप परिवार में रहते हैं, फैमिलीज में रहते हैं, तो फैमिली में अगर डिस्प्यूट होता है, अगर उस डिस्प्यूट को कम करने वाला कोई पर्सन ना हो तो वो डिस्प्यूट क्या है, बढ़ता चला जाएगा। जब डिस्प्यूट बढ़ता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, वॉर का रूप ले लेता है। तो एज अ फैमिली मेंबर होने के नाते या फिर एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आपका कर्तव्य ये बनता है कि उस संघर्षों को कैसे कम किया जाए। तो इंस्टीट्यूशन क्या है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बने हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो विवाद मौजूद है उस विवाद को कम करने का प्रयास करते हैं और सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से, यानी संपूर्ण राष्ट्र एक प्लेस पे आके जो ग्लोबल समस्या है, ग्लोबल इश्यूज है, उसको कम करने का प्रयास ये करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स हमने बताया कि आप जन्म से क्या है कि अगर प्रकृति ने आपको जन्म दिया है तो आपको अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अधिकार है, अपने जीवन का अधिकार है, अपने अस्तित्व और अपनी पहचान को बनाए रखने का अधिकार है। अगर प्रत्येक राष्ट्र अपनी पहचान को बनाए रखेगा, अपनी गरिमा को बनाए रखेगा, उसकी संप्रभुता, अखंडता सुरक्षित रहेगी तो कहीं न कहीं राष्ट्र के अंतर्गत शांति पे जोर दिया जा सकता है या शांति की स्थापना हो सकती है। डेमोक्रेटिक थ्योरी, मैंने डेमोक्रेसी की बात की कि लोकतंत्र ज़्यादा से ज़्यादा अगर राष्ट्र लोकतांत्रिक होंगे, लोकतांत्रिक मूल्य या मान्यताएं वहाँ मौजूद होंगी तो विश्व में जो समस्याएं हैं वो कम होती चली जाएंगी। और जब समस्याएं कम होंगी या समस्याएं मौजूद भी रहेंगी तो हम जितने भी कोऑपरेशन के माध्यम से उस ग्लोबल इश्यूज को रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन ये डायरेक्ट आइडियलिज्म से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका मानना, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का मानना कि अगर कहीं भी मानव के अधिकारों का हनन होता है तो राष्ट्र क्या है, इंटरवेन कर सकता है। तो इस बिहाफ पे ये कहीं ना कहीं आइडियलिज्म के नज़दीक आता है। और साथ ही साथ क्या है कि वैश्विक व्यवस्था में हम विकास की बात करेंगे और पावर्टी, गरीबी को कम करने का प्रयास करेंगे और इस तरह का क्या कहते हैं प्रोग्राम चलाएंगे जहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो, जहाँ शांति की व्यवस्था हो, जहाँ पे विकास की बात हो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आइडियलिज्म जो सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को क्या होना चाहिए कि पैरामीटर पे देखने का प्रयास करता है और बेसिकली वो मनुष्य के विवेक और उसकी नैतिकता, मोरालिटी, मूल्यों के आधार पे वर्ल्ड व्यवस्था को समझने का प्रयास करता है। इसी बिहाफ पे आगे चल के आदर्शवाद की आलोचना की जाती है कि आदर्शवाद ने जिस सिद्धांत की बात की, ऐसा नहीं है कि वैश्विक व्यवस्था में सिर्फ हर जगह शांति मौजूद है, संघर्ष भी है। तो उस संघर्ष को रिजॉल्व करने के लिए जो आगे चल के रियलिज्म इसकी आलोचना करता है और रियलिज्म नया थॉट देता है कि अगर ऐसा था, शांति स्थापित ही था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई। तो कहने का मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि आदर्शवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, तो मैंने जो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है आप उसे लिख सकते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे कॉलेज में आप जब विजिट करेंगे तो डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।